हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज का हमारा सेशन जो है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने को है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 है। इस सेशन को अगर आप देख रहे हैं तो ये आप अंत तक जरूर देखें, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है हम एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे और एक्सप्लेनेशन ओरली होगा क्योंकि हमारा पेन जो है टेबलेट का वो गड़बड़ है, ये चल नहीं रहा है। ठीक है। तो कोशिश करना आप लिखें खुद, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए। क्लियर। और इससे पहले पहला सेट कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था। तो दोस्तों, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का जो शासक बना वो बिंदुसार बना। क्लियर। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। क्लियर हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम है मेगास्थनीज। ठीक। तो पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो है किस मौर्य शासक के दरबार में आया था। तो आप लिख लेंगे मेगास्थनीज, वही लिखने में प्रॉब्लम है, आप लिख लेंगे। ठीक है। तो मेगास्थनीज जो था दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये मौर्य मेगास्थनीज को भेजा किसने था, ये किसका राजदूत था, ये जो दोस्तों सेलुकर निकेटर। ठीक है। सेलुकस निकेटर का जो है राजदूत बनकर आया था। ठीक। किसका बनकर आया था, सेलुकस निकेटर। ठीक। सेलुकस निकेटर का जो है राजदूत बन के आया था। ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे। मेगास्थनी की एक पुस्तक है जो कि इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इंडिका। ठीक। इंडिका नामक पुस्तक इनकी इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक, इनके दरबार में आए थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इनकी पुस्तक है इंडिका। अशोक की अगर हम बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई, जिनमें से थर्ड बौद्ध संगति जो हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति में शासक कौन था, वो अशोक था। ठीक। और ये तीसरी बौद्ध संगति हुई कहाँ, ये दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक। याद रखेंगे कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी और शासक कौन था, अशोक। इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था। ठीक। पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण जो था वो था दोस्तों सोमनाथ का मंदिर में उन्होंने जो है आक्रमण किया था। ठीक है। कब किया था, 1025-26 के आसपास जो है इसको इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है। और इस जो ये जो आक्रमण है, इस सोमनाथ के मंदिर में जो आक्रमण किया था इसका वर्णन जो है किसने किया, वो उत्तवी नामक व्यक्ति ने जो है इसका वर्णन किया। किसने किया, उत्तवी नामक व्यक्ति ने इसका वर्णन किया। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चटगांव सत्याग्रह छापा या जिसे हम कहें चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया। तो दोस्तों चटगांव सत्याग्रह छापा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इसका नेतृत्व जो किया था दोस्तों सूर्यसेन ने किया था। सूर्यसेन को दोस्तों जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो है दोस्तों मास्टर दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर दा जो है इनको कहा जाता है। ये भी पॉइंट एग्जाम में आ चुका है। ठीक। इन्होंने एक एसोसिएशन गठन किया था जिसका नाम है इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ठीक। इन्होंने जो है दोस्तों इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था और ये कहां पर किया था, ये जो इन्होंने बंगाल में जो है इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। अगर हम दोस्तों बीडी सावरकर की हम बात करें, जिसे हम कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने जो 1857 की दोस्तों जो क्रांति हुई थी, इन्होंने जो 1857 की क्रांति को एक नाम दिया द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। इंपॉर्टेंट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है। इंडिपेंडेंट है। 1857 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, या यूं कहें इन्होंने 1857 क्रांति को इस पुस्तक के माध्यम से जिक्र किया, क्या, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक। विनायक दामोदर की एक
और है क्या अभिनव भारत का गठन जो है इन्होंने ही किया था। अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत इंपॉर्टेंट है। किसने किया? ये आपके बी डी रावरकर ने, बी डी सावरकर ने किया। और ये कब किया दोस्तों? इसको जो है 1904 में जो है इन्होंने जिक्र किया। और अगर हम डिस्कशन करें रविंद्रनाथ टैगोर की, अगर हम बात करें तो जनगण मनगढ़ का किसने लिखा? जनगण मनगढ़ जो है दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। कब लिखा? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको पहली बार कब गाया गया? किसको? जनगण मनगढ़ को पहली बार दोस्तों जो 1911 में गाया गया, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1911 का, वो कहाँ था? कलकत्ता में इसको पहली बार गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव भी कहते हैं, और गुरुदेव का टाइटल जो है इनको किसने दिया? महात्मा गांधी ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। ये पॉइंट याद रखेंगे। इनकी एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, क्या? गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है। चित्रा इनकी पुस्तक है। गोरा इनकी पुस्तक है। दी पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। क्या? एशिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। और ये कब जीता? इन्होंने 1913 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुआ? अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात करें दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको दोस्तों जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर हुआ? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इन्होंने एक सत्याग्रह चलाया था जिनका नाम था झंडा सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट है, झंडा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल 1923 कहाँ से? नागपुर से। क्लियर? इनको जो है सरदार का टाइटल जो है, बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था 1928 को, बारदोली सत्याग्रह 1928 को, उसकी सफलता के उपलक्ष्य पर वहां की महिलाओं ने जो है इनको सरदार का टाइटल दिया। अगर महिलाएं ना हो तो आप गांधी जी का आंसर मारेंगे, गांधी जी भी उसमें इन्वॉल्व थे। क्लियर? और इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची का सेशन 1931 उसकी अध्यक्षता जो है किसने की? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की। ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। और सारे के सारे पॉइंट जो डिस्कस किए आप नोट करते चले जाएं, चाहे तो दोबारा सुन सकते हैं अपना रिपीट करके, लेकिन लिखते हुए चले। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चटगांव सत्याग्रह छापा जो है सूर्य से। प्रश्न नंबर 4 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा, क्या नाम है? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पर किया हुआ? पहले दोस्तों इस सभा का नाम जो था वो ये नाम नहीं था, वो था अखिल भारतीय कांग्रेस नाम था। ठीक है, क्या नाम था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस नाम था। और इसका गठन जो है दोस्तों अप्रैल 1936 में हुआ। कब? अप्रैल 1936 में इस सभा का गठन किया गया। ये यार भी याद रखेंगे। और कहाँ से किया गया? ये जो है लखनऊ में किया गया। ठीक। इस जो सभा ये थी, इसके जो अध्यक्ष जो थे पहले वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, ठीक, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ये लिख लेना। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहां से हुई? लखनऊ से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 की हम बात करें, कह रहा है कि राजलोक सेवा और राजलोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? एक बात आपके समझ में आ गई कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में दोस्तों संबंध के लिए 3 प्रकार की सूचियां हैं जो कि 7वीं अनुसूची में है। ठीक, 3 प्रकार की सूची हैं जिसमें से आपका संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची है। ठीक है, संघ के अपने कुछ विषय हैं जो सिर्फ केंद्र का हक होगा, राज्य के अपने विषय हैं जो राज्य का हक होगा। समवर्ती सूची के वो विषय होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का हक होता है। क्लियर? और समवर्ती सूची जो है दोस्तों कॉन्सेप्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया से आया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो चूंकि ये राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य सब्जेक्ट में होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के ये विषय हैं। क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न नंबर 5 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय
समुद्रवर्ती विरासत परिषद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है, किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ठीक है, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद जो है दोस्तों, वो गुजरात में स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर स्टार्ट की जाएगी? गुजरात। गुजरात के अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो लोथल डिस्ट्रिक्ट में ये की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? लोथल डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं और ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 7, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। वो कह रहा है कि 28 अगस्त से 7 सितंबर 2024 के मध्य पेरिस, फ्रांस में 70वें 70वें नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, 17th होना चाहिए। ठीक है, 70वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत जो है, जो पैरा ओलंपिक था, भारत ने इसमें टोटल कितने मेडल जीते ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों भारत ने टोटल 29 मेडल जीते, जिनमें से आपके 7 जो है भारत ने गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, और 9 जो है दोस्तों सिल्वर मेडल जीते और बाकी 13 बचे हुए ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हुआ। तो 29 मेडल जीतकर भारत जो है दोस्तों इसमें 18वें नंबर पे रहा। इंपॉर्टेंट है। तो भारत की रैंक क्या रही? 18 नंबर रैंक रही। इससे और क्या ओलंपिक में बन सकता है? एक नाम याद रखना, अबनी लेखरा। ठीक, अबनी लेखरा, ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस बार 2024 में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक, इन्होंने 2020 में भी दोस्तों जो है गोल्ड मेडल जीता था। इस प्रकार अबनी लेखरा जो है वो पहली भारतीय महिला बन गई है जो कि ओलंपिक में 2 बार मेडल जीती है। ठीक, पैरा ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई अबनी लेखरा। ये पॉइंट समझ में आया। ये तो रहा पैरा ओलंपिक। अगर हम नॉर्मल ओलंपिक की बात करें तो उस नॉर्मल ओलंपिक में भारत की क्या रैंक रही? तो दोस्तों उसमें रैंक जो है भारत की 71वीं रही। वो बहुत निराशाजनक रहा। और टोटल मेडल पूछा जाए कितने जीते थे? टोटल 6 ही मेडल जीते थे, जिसमें से 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। भारत जो है गोल्ड मेडल एक भी नहीं जीत पाया। ठीक है, जो नॉर्मल वाले थे, पैरा वाले नहीं। क्लियर हुआ? और उसमें नंबर 1 कौन था? उसमें नंबर 1 जो था दोस्तों यूएसए यानी कि अमेरिका, और पैरा ओलंपिक में नंबर 1 जो रहा चाइना रहा। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों वेतन का भत्तों और पेंशन को देश पर प्रभावित किया जाता है, यानी कि कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचय निधि से, राज्य की संचय निधि से, लोक खाता से, या भारत की आकस्मिक निधि से? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो अनुच्छेद किस में है। ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? अगर इसकी नियुक्ति की हम बात करें तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इसका वेतन भत्ता जो है भारत की संचित निधि से जो है इनको दिया जाता है। ठीक है, मोस्टली यहीं से सबका तनख्वाह का वेतन भत्ता होता है, जितने भी नेता मंत्रियों का होता है। ठीक है, तो भारत की संचित निधि से जो है इनको वेतन भत्ता और पेंशन इनकी मिलती है। क्लियर हुआ? आर्टिकल 148 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 9 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? ठीक, पहले तो अगर हम बात करें कंचनजंगा किस राज्य में है, तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। ठीक, सिक्किम विश्व की ये दोस्तों तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, थर्ड हाईएस्ट चोट, मतलब विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई जो है, जिसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 8586 मीटर है। ठीक, 8586 मीटर ऊंची है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, ये जो है दोस्तों दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बीच में है। सपोजिट ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा के पश्चिम साइड और पूर्व साइड में कौन सी नदियां बहती हैं? अगर हम कंचनजंगा के दोस्तों पश्चिम साइड की हम बात करें तो यहाँ पर तो
तोमूर नाम की नदी बहती है, तामूर बोल लें, ठीक? तामूर नाम की नदी बहती है। जबकि इस तरफ जो है यानी कि कंचनजंगा पहाड़ी के या चोटी के पूर्व की तरफ अगर देखें तो तिस्ता नहर बहती है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तिस्ता रिवर, ठीक है? तिस्ता रिवर जो है इसके पूर्व की तरफ बहती है। ये बात याद होगी, समझ में आ गया, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है कि कौन सा राज्य निकाय, ठीक है, कौन सा जल निकाय, राज्य नहीं सॉरी, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है, ठीक? दोस्तों ऐसे पूछा कि कौन सा चैनल जो है, अगर इधर अंडमान है और इधर इधर निकोबार है, तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है इनको, ठीक है? तो कौन सा चैनल करता है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है? सपोज दैट दोस्तों ये अगर भारत है, ठीक, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है? यहाँ पर जो है आपका इस तरह से कुछ द्वीप वगैरह है, ठीक है? तो ये जो लाइन है इस तरह से अगर ग्लोब की हम बात करें, ये आपका 9 डिग्री है, यहाँ पर अंडमान है और ये निकोबार है, ठीक? यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक? इस तरह से, है ना? और यहाँ पर जो है इस तरह से ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। यहाँ पर जो है लक्षद्वीप का यहाँ पर एक मिनकाय द्वीप है, ठीक? क्या है? मिनकाय द्वीप। और इधर साइड में दोस्तों क्या है? मालदीव है, ठीक? तो मिनकाय द्वीप और मालदीव को अगर कोई डिग्री चैनल अलग करता है तो वो कितने डिग्री करता है? 8 डिग्री चैनल जो है दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर जो है 8 डिग्री चैनल जो है मिनकाय द्वीप, ये आपका मान लो मिनकाय द्वीप है और ये आपका मालदीव। तो मालदीव और मिनकाय द्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। फिर यहाँ पर तो जो आपका लक्षद्वीप है और ये आपका मिनकाय द्वीप है, ठीक? मिनकाय द्वीप भी आपका लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, लेकिन इसको जो मुख्य द्वीप से मिनकाय द्वीप को और लक्षद्वीप को मेन जो अलग करता है वो कितने डिग्री करता है? वो आपका 9 डिग्री करता है, ठीक है? तो ये आपका 9 डिग्री किसको अलग करता है? मिनकाय द्वीप को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है मिनकाय द्वीप को और मालदीव को। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। ये बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है? ठीक है? अब एक ही झील है, डल झील, ठीक? डल झील को जो है श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है। लोकटक की झील की बात करें, लोकटक झील है कहाँ? ये इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों मणिपुर में है, ठीक? लोकटक में तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा? तैरता हुआ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, ठीक? केबुल लामजाओ आप लिख लेंगे, हमने पहले ही कहा लिख नहीं पाएंगे सही से, ठीक? यहाँ पर जो तैरते हुए द्वीप होते हैं, इसमें जो फ्लोटिंग द्वीप है उसको वहाँ की लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, उनको फुमडिस कहा जाता है दोस्तों, ठीक? फुमडिस, फुमडिस कहा जाता है। क्लियर? वेम्बनाड झील कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? केरल में। वेम्बनाड झील इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब केरल का ओणम त्योहार होता है, केरल केरल का कौन सा त्योहार? ओणम, उसके दौरान पर एक प्रतियोगिता होती है, नौका प्रतियोगिता, जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी जिसे बोलते हैं ना, वो वहां पर होती है। किस झील पर होती है? वेम्बनाड झील में होती है। और वेम्बनाड झील जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है? और इससे जो प्रतियोगिता नाव की होती है उसको लोकल भाषा में कहा जाता है, कोल्लम कहा जाता है, कोल्लाम। क्लियर हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा डल झील को श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारत की जलवायु को निम्नलिखित से क्या कहा जाता है? भारत की जलवायु जो दोस्तों मानसूनी जलवायु, ये तो सरल प्रश्न था। प्रश्न नंबर 13 की हम बात करें, कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन जो है दोस्तों उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है? क्या नाम है इसका? ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो सबसे लंबी है, ट्रांस साइबेरियन, साइबेरियन, ठीक है? लिख लेना लाइन। तो ट्रांस साइबेरियन लाइन जो है विश्व की सबसे लंबी लाइन है और ये जोड़ती किस किस को है? ये लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। उस लाइन का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन लाइन।
जोड़ती किस किस को है, लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टॉक तक। ठीक है। प्रश्न नंबर 14। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग किस फिनोमिना के कारण नीला दिखाई देता है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो आकाश का रंग जो है दोस्तों नीला दिखाई देता है, ये दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। नीला रंग जो है ना, इसे धूल या कणों में टकराकर फैल जाता है, इसलिए प्रकाश जो है नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है वो नीला रंग दिखाई देता है आकाश का। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब समझते ना, कीटों का अध्ययन। माइकोलॉजी का मतलब दोस्तों होता है आपका कवकों का अध्ययन। ठीक, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। यहाँ पर एथोलॉजी होगा। एथोलॉजी मतलब होता है दोस्तों प्राणियों का अध्ययन, है ना, जीवों का अध्ययन एथोलॉजी। ऑर्निथो का मतलब होता है दोस्तों पक्षी, याद रखें। ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, तो ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन जो है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है। कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है। तो गोल्जी बॉडीज जो है या गोल्जी उपकरण को जो है दोस्तों कोशिका का डाकघर कहा जाता है। ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों जो है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गोल्जी उपकरण। प्रश्न नंबर 17 की हम बात करें, कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से प्रभावित होता है। निमोनिया से आप जानते हैं कि हमारे लंग्स, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये आपका फेफड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक, हृदय जिस मेम्ब्रेन से कवर होता है उसे कार्डियक मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारा हृदय जो है दोस्तों 4 चेम्बर्ड होता है। ठीक, 4 चेम्बर होता है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। इसके इसके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होती हैं जो ब्लड को जाने देती है। ये अलग फिनोमिना जब हार्ट पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखें मनुष्य का हृदय जो है 4 कक्ष का होता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि मुक्त बाजार व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू। देखो अर्थव्यवस्था में दोस्तों मेनली 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, अर्थव्यवस्था होती है। एक तो होता है दोस्तों पूंजीवादी। ठीक, पूंजीवादी। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है दोस्तों आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों वो होती है जिसमें जो है गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इसमें हावी होता है, कहने का मतलब है, और सरकार का कोई लेन देन नहीं होता है इसमें पूंजीवादी में। ठीक, इसको दोस्तों जो ओपन मार्केट भी कहा जाता है। ठीक, ओपन मार्केट अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पूंजीवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। ठीक, ये मेनली सरकार पर ही डिपेंड होती है। ठीक है। इसलिए जो है ये आपकी सरकार पर डिपेंड होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें दोस्तों प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है। इसलिए इसको जो है दोहरी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोहरी अर्थव्यवस्था भी जो है इसे कहा जाता है। क्लियर हुआ। भारत में दोस्तों जो है इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत में सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब पूंजीवाद। क्लियर। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का एक उदाहरण नहीं है, है ना। मास कम्युनिकेशन का एक उदाहरण नहीं है। समाचार पत्र मास कम्युनिकेशन या जनसंचार के अंतर्गत आ जाते हैं। रेडियो भी आ जाता है, टेलीविजन भी आ जाता है। दोस्तों घर घर जाकर अभियान करना ये जनसंचार के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ लुईस फार्मूला पहली बार कब इस्तेमाल किया गया।
तो दोस्तों डकवर्थ लुईस फार्मूला जो है पहली बार जो है दोस्तों 1 जनवरी 1997 को लागू किया गया। और ये किसके बीच में हुआ था पहली बार? ये दोस्तों जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के बीच में मैच था। तो ये उनके बीच में हुआ और इसमें जो है डकवर्थ लुईस फार्मूला के तहत जिम्बाब्वे जो है ये मैच जीती थी और 7 रन से इसको जीता घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो डकवर्थ लुईस पहली बार फार्मूला यू जो है 1 जनवरी 1997 को किस-किस के बीच? जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच में। तो ये दोस्तों आज के हमारे सेट 2 के 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। हालाँकि हमने इसमें जो है लिखा कम है, हमने पहले ही बताया था और आप इसको देखें। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है। अगर आपको और जल्दी पढ़ना है, हमने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रैक्टिस सेट कराए थे। वो आप ज़रूर देखें क्योंकि जीएस 2 सेम ही होता है ना, उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो लगभग 10 से ज़्यादा सेट कराए, वो आप ज़रूर देख लें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है? सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है? एक बार में हम फिर कहना चाहते हैं कि इससे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएँगे चैनल की, तो आप उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से सेट प्रैक्टिस सेट होगा, वो आप ज़रूर देखें। ठीक है? वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने को सीखने को मिलेगा और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। आपके पास कम समय है। हाँ, 1-2 वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो उसको नज़रअंदाज करना है क्लियर। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।